नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। सो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रैंकली एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्रोफेशनल डिविएंस ऑफ लॉयर्स। देखिए, अगर आप LLB, LLM या फिर UGC नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डायरेक्ट स्कोरिंग एरिया है। इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। सो जल्दी से अपना नोटपैड निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज आप सोचिए। जस्ट इमेजिन, अगर सोसाइटी को जस्टिस दिलाने वाला लॉयर ही कानून तोड़े तो क्या होगा? पूरा जस्टिस सिस्टम आखिर कैसे फंक्शन करेगा? आई मीन, एक डॉक्टर पेशेंट की लाइफ बचाता है, राइट? और एक लॉयर सोसाइटी के राइट्स और जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब एक लीगल प्रोफेशनल ही अपने एथिकल रास्ते से भटक जाता है तो उसे हम प्रोफेशनल डिविएंस कहते हैं। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन और स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड से। फिर हम समझेंगे कि लीगल एथिक्स का वायलेशन और लीगल नॉलेज का अब्यूज एक्चुअली कैसे होता है। उसके बाद UGC नेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, इसकी वाइट कॉलर नेचर। फिर हम कवर करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइबिलिटी, जो LLM एग्जाम्स के लिए बिल्कुल क्रूशल है। और फाइनली कॉजेज और एक क्विक रिकैप। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपके नोट्स और लॉन्ग आंसर्स के लिए परफेक्ट फ्रेम बनाएगा। ओके, तो सीधा चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, इंट्रो एंड स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट लीगली है क्या और कहाँ से आता है। प्रोफेशनल डिविएंस का एकदम सीधा सा मतलब समझते हैं। इट इज एनी कॉन्डक्ट बाय अ प्रोफेशनल दैट डिपार्ट्स फ्रॉम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। यानी जब कोई प्रोफेशनल अपने तय किए गए एथिक्स, ऑनेस्टी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर चला जाता है। सिंपल इंग्लिश में कहें तो अपने पोजीशन और अपने स्पेसिफिक स्किल्स का किसी गलत या अनलॉफुल पर्पस के लिए मिसयूज करना। ये पॉइंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट नोट के रूप में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, सो इस डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपके ऐसे और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का फाउंडेशन है। एक लॉयर सिर्फ एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता जो बस अपने क्लाइंट से पैसे लेकर काम करे। हमारा लॉ स्ट्रिक्टली कहता है कि लॉयर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उनकी प्राइमरी ड्यूटी जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट को असिस्ट करना है। अगर एक लॉयर डिविएंस कमिट करता है तो वो सिर्फ एक क्लाइंट को धोखा नहीं दे रहा है, वो लिटरली पब्लिक का पूरी जुडिशरी पर से ट्रस्ट खत्म कर रहा है। अब आते हैं इसके अथॉरिटीज पर। आखिर इंडिया में एडवोकेट्स का कंडक्ट रेगुलेट कौन करता है? इसके पीछे मेन स्टैट्यूट है द एडवोकेट्स एक्ट 1961। ये ईयर 1961 एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखना है। और इसके अंडर रूल्स कौन फ्रेम करता है? द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी BCI। BCI रूल्स स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब करते हैं एक लॉयर की ड्यूटीज टुवर्ड्स द कोर्ट, उनकी क्लाइंट की तरफ, ओपोनेंट्स की तरफ और ओवरऑल सोसाइटी की तरफ। इन ड्यूटी से थोड़ा सा भी डिविएशन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, लीगल एथिक्स एंड नॉलेज अब्यूज। एग्जैक्टली एक लॉयर से गलती कहाँ और किस तरह होती है? देखिए, लीगल एथिक्स किसी भी लीगल प्रोफेशन का एकदम कोर फाउंडेशन होते हैं। इनमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और फेयरनेस शामिल होती है। पर डिविएंस तब होती है जब एक लॉयर कोर्ट को मिसलीड करता है, यानी जानबूझकर गलत फैक्ट्स प्रेजेंट करना या फिर मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस करना। जो बातें ओपनली बतानी चाहिए उन्हें छुपा लेना। जस्टिस कंप्लीटली डिपेंड करता है फेयर एडवोकेसी पे, राइट? इसलिए किसी भी तरह की मैनिपुलेशन या डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस सीधा एक एथिकल वायलेशन कहलाती हैं। नाउ इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है अब्यूज ऑफ नॉलेज। एक लॉयर के पास लॉ और कोर्ट प्रोसीजर की बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है जो उन्हें एक पावर देती है। डिविएंस तब होता है जब इस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को जस्टिस इंश्योर करने के बजाय सिर्फ प्रोसीजरल लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एज अ लॉयर जानते हैं कि एक सर्टेन एप्लीकेशन लगाने से केस इजीली 6 महीने डिले हो जाएगा, और आप पर्पसफुली सामने वाले को हरास करने के लिए वो लूपहोल यूज करते हैं। ये आपकी लीगल एक्सपर्टीज का सीधा सीधा मिसयूज है। LLB एग्जाम्स के लिए ये मैक्सिम तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। अगर एक लॉयर डिले टैक्टिक्स यूज करता है या फॉल्सहुड प्रमोट करता है तो वो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है। जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए क्लियर दिखना भी चाहिए। फेयर प्रोसीडिंग्स इसका सबसे बड़ा हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की तरफ। ये एक ऐसा एरिया है जो UGC नेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एज डिविएंस का वाइट कॉलर नेचर।
आपको समझना होगा कि लॉयर्स का डिवियंस कोई कन्वेंशनल स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये एक वाइट कॉलर डिवियंस है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ये सोसाइटी के रिस्पेक्टेड लोगों का क्राइम है। इसके बेसिकली 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, ये एजुकेटेड और सोशली रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स कमिट करते हैं। दूसरा, ये बिल्कुल उनकी प्रोफेशनल एक्टिविटी के दौरान होता है। तीसरा, इनका मोटिव क्लियरली पर्सनल या फाइनेंशियल गेन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट, इसमें कोई फिजिकल फोर्स या वायलेंस नहीं होती, सिर्फ माइंड और पेपर्स का मैनिपुलेशन होता है। इसीलिए इसको डिटेक्ट करना नॉर्मल क्राइम से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। चलिए अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर आते हैं। ये स्पेसिफिक सेक्शन LLM एग्जाम्स में आपको हैवीएस्ट मार्क्स स्कोर करवाएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइबिलिटी, अगर डिवियंस प्रूव हो गया है तो पनिशमेंट का सिस्टम क्या है? प्रोफेशनल डिवियंस का नेचर एक्चुअली डुअल होता है, यानी 2 गुना। ये कंपैरिजन थोड़ा ध्यान से समझिए। पहला है डिसिप्लिनरी रॉन्ग, जिसे डायरेक्टली बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI गवर्न करता है। यहां पनिशमेंट हो सकती है रिप्रीमैंड, लाइसेंस सस्पेंशन या प्रैक्टिस से बिल्कुल हमेशा के लिए डिसबार कर देना। दूसरा है क्रिमिनल रॉन्ग, कुछ बहुत सीरियस एक्ट्स जैसे फ्रॉड, फोर्जरी या फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना अब हमारे नए क्रिमिनल लॉज के अंदर आते हैं। ये अपडेट अपने आंसर्स में जरूर लिखिए। गवर्न बाय द भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023। और इसके आगे प्रोसीजरल कंट्रोल के लिए यानी पुलिस और कोर्ट्स अरेस्ट और ट्रायल का प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे, वो अब गवर्न होता है अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम BNSS 2023 कहते हैं। एग्जाम में जब आप इन दोनों नए एक्ट्स के नाम BNS 2023 और BNSS 2023 अपने पेपर में नीटली कोट करेंगे तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपकी लीगल नॉलेज एकदम अप टू डेट है। हम अपने इस लेक्चर के फाइनल और सबसे क्रूशियल पार्ट में आ गए हैं, कॉजेज और क्विक रिकैप। आखिर ये सब होता क्यों है और आज हमने एग्जैक्टली क्या-क्या सीखा? आइए अब इसके रूट कॉजेस और उनका इम्पैक्ट देखते हैं। देखिए, डिवियंस हमेशा पहले से इंटेंशनली प्लान करके नहीं होता। इसके 3 मेजर कॉजेस हैं। फर्स्ट, कंपैरेटिव प्रेशर, जो कई लॉयर्स को विन एट एनी कॉस्ट के माइंडसेट की तरफ कंप्लीटली ढकेल देता है। सेकंड, कमर्शलाइजेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिस, जहां अनफॉर्चुनेटली जस्टिस प्राइमरी गोल नहीं रहता, प्रॉफिट प्राइमरी बन जाता है। और थर्ड, वीक एनफोर्समेंट, जब एथिकल स्टैंडर्ड्स इजीली बाईपास कर दिए जाते हैं बिना किसी डर के। इन तीनों का कंबाइंड इम्पैक्ट सीधा हमारे रूल ऑफ लॉ को हार्म करता है। चलिए अब एग्जाम के लिए एक रैपिड रिवीजन करते हैं इन 4 सिंपल स्टेप्स में। दिमाग में बिठा लीजिए इसको। नंबर 1, कॉन्सेप्ट क्या है? मिसयूज ऑफ प्रोफेशनल लीगल पोजीशन। नंबर 2, अथॉरिटी और स्टैट्यूट क्या है? द एडवोकेट्स एक्ट 1961। नंबर 3, इसका नेचर कैसा है? ये एक वाइट कॉलर डिवियंस है, बिना किसी वायलेंस के, बस मैनिपुलेशन से। और नंबर 4, लाइबिलिटी, ये डुअल है। BCI से डिसिप्लिनरी एक्शन मिलती है और नए BNS 2023 के अंडर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इन 4 पॉइंट्स को प्रॉपर्ली फ्रेम कीजिए अपने पेपर में और आपका आंसर एकदम कंप्लीट। जब आप अपना एग्जाम ऐसे कंक्लूड करें ना, तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का यूज जरूर करें। प्रोफेशनल डिवियंस इन द लीगल फील्ड represents a deviation not merely from ethical norms but from the very purpose of law itself, which is the administration of justice. ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए एक एब्सोल्यूट परफेक्ट हाई इम्पैक्ट क्लोजिंग लाइन है। सो आज के लेक्चर को हम इस एक बहुत ही प्रोवोकेटिव क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। आप लोग खुद सोचिए, अगर लीगल फील्ड में कमर्शलाइजेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो सोसाइटी में अल्टीमेट रूल ऑफ लॉ का फ्यूचर आखिर क्या होगा? क्या जस्टिस सबके लिए अफोर्डेबल रहेगा या ये सिर्फ प्रॉफिट्स का एक गेम बन जाएगा? नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज मेरे साथ जरूर शेयर करें। फॉर मोर सच कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। आज का ये एक्सप्लेनर लिटरली बहुत क्रूशल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम डाइव इन कर रहे हैं एक सुपर सीरियस टॉपिक में, प्रोफेशनल डिवियंस बाय लॉयर्स। अगर आप LLB, LLM या UGC नेट लॉ की प्रेप कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम नोट्स के लिए एब्सोल्युटली गोल्ड है। प्रोफेशनल एथिक्स तो किसी भी लॉ स्टूडेंट के सिलेबस का कोर होता ही है, राइट? लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। जल्दी से अपना रोड मैप देख लेते हैं। पहले इंट्रो टू प्रोफेशनल डिवियंस, फिर फैब्रिकेटिंग एविडेंस एंड विटनेसेस, उसके बाद डिले टैक्टिक्स, देन कल्यूजन एंड कोर्ट अब्यूज। एंड में एक एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन और फाइनली आपके एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिविजन समरी। लेट्स मूव। ऑलराइट, सो सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल डिवियंस। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? देखो, एक लॉयर का प्राइमरी जॉब है जस्टिस इंश्योर करना, राइट? पर जब वही लॉयर अनएथिकल प्रैक्टिसेस यूज करने लग जाए तो वहां से असली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। प्रोफेशनल डिवियंस बेसिकली उन प्रैक्टिसेस को कहते हैं जो फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अंडरमाइन करें और प्रोफेशनल एथिक्स को पूरी तरह वायोलेट करें। RD सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा,
ये लैंडमार्क केस तो आपको याद ही होगा। इसमें क्लियर किया गया था कि एक एडवोकेट की प्राइमरी ड्यूटी हमेशा जस्टिस और कोर्ट की तरफ होती है। एज अ फ्यूचर लॉयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिस को अपहोल्ड करना है, सिस्टम को मैनिपुलेट करना नहीं। Moving right along to Section 2, Fabricating Evidence and Witnesses. ये डिवियंस का ना सबसे डेंजरस और डायरेक्ट रूप है। फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस का सिंपल मतलब है किसी डॉक्यूमेंट या मटेरियल फैक्ट को फॉल्सली क्रिएट या ऑल्टर करना, जस्ट टू विन अ केस। इमेजिन करो, अगर एक लॉयर कोर्ट के सामने कंप्लीटली फॉल्स डॉक्यूमेंट्स ला रहा है या जेन्युइन फैक्ट्स को छुपा रहा है, तो वो कोर्ट के बेसिक ट्रूथ फाइंडिंग फंक्शन को लिटरली डिस्ट्रॉय कर रहा है। एब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टैट्यूट जरूर हाईलाइट कीजिएगा। अगर कोई एविडेंस फैब्रिकेट करता है ना, तो ये सिर्फ एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं रह जाता, इस पर सीरियस क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है अंडर द न्यू भारतीय न्याय संहिता 2023, स्पेसिफिकली फॉल्स एविडेंस और फोर्जरी के लिए। इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट सोचिए कितना डेविस्टेटिंग हो सकता है। एक बिल्कुल बेकसूर इंसान को सजा मिल सकती है। रॉन्गफुल कन्विक्शंस आर अ रियल नाइटमेयर। और इसी से जुड़ा एक और मेजर इशू है यूज ऑफ फॉल्स विटनेसेस। डिविएंट लॉयर्स कभी कभी विटनेसेस को लिटरली कोच करते हैं कि क्या बोलना है। कोर्ट में ओथ लेने के बाद झूठ बोलना, यू नो इट, पर्जरी का ऑफेंस है। सबसे डेंजरस ट्रेंड तो आजकल प्रोफेशनल विटनेसेस का है, जो पैसे लेकर कुछ भी गवाही दे देते हैं। ये पूरी लीगल प्रोसेस का मजाक बना देता है। Okay, let's jump to Section 3, Delay Tactics and Misleading. डिलेइंग टैक्टिक्स, जिसे हम डिलेटोरी प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, इसका सिंपल फंडा है लीगल प्रोसीडिंग्स को जानबूझकर लंबा खींचना, बार बार एडजॉर्नमेंट्स मांगना इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। आप सबने वो फेमस लीगल मैगज़ीन तो डेफिनेटली सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोर्ट्स हेविली पीनलाइज करती हैं ऐसे फ्रिवलस एडजॉर्नमेंट्स को, क्योंकि प्रैक्टिकली ये अपने ओपोनेंट को हरास करने का एक टूल बन गया है। तो कोर्ट्स इन टैक्टिक्स को आखिर रोकती कैसे हैं? आंसर है प्रोसीजरल कंट्रोल। हमारी नई प्रोसीजरल लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कोर्ट्स को डायरेक्ट पावर्स देती है कि ऐसी हरासिंग डिलेज को कंट्रोल करें और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस एनफोर्स करें। अपने एग्जाम्स में जब आप रेमेडीज लिखेंगे ना, तो इस संहिता का जिक्र करना मत भूलना। इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर श्योर। एक और मैसिव एथिकल इशू है मिसलीडिंग क्लाइंट्स। सोचो, एक क्लाइंट अपने लॉयर के पास फुल फेथ के साथ आता है, पर अगर लॉयर उन्हें गलत लीगल एडवाइस दे, केस की एक्चुअल पोजीशन छुपाए या एक्सेसिव फीस चार्ज करे, तो ये लॉयर और क्लाइंट के बीच की फिड्यूशरी ड्यूटी का डायरेक्ट ब्रीच है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे एक्ट्स को सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानकर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है। Now let's tackle Section 4, Collusion and Court Abuse. ये थोड़ा इंटेंस है। Collusion ना किसी भी लॉयर के लिए अल्टीमेट बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक लॉयर अपने ही क्लाइंट के खिलाफ जाकर ओपोनेंट पार्टी से सीक्रेटली कोऑपरेट कर रहा है, जैसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर देना या ब्राइब्स लेकर डिलिबरेटली अपना ही केस वीक कर देना। आई मीन कम ऑन, ये जस्टिस सिस्टम का डायरेक्ट मर्डर नहीं तो और क्या है। और उसके बाद आता है अब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस। कोर्ट्स क्यों बनी है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, राइट? हरास करने के लिए थोड़ी ना। पर डिविएंस तब होती है जब लॉयर्स फ्रिवलस यानी बिल्कुल बेसलेस एंड झूठे केस फाइल करते हैं। इसे हम वेक्सेशियस लिटिगेशन कहते हैं। मार्क दिस कीवर्ड डाउन फॉर योर एग्जाम्स। अपनी पर्सनल विंडेटा निकालने के लिए लीगल रेमेडीज का मिसयूज करना सिर्फ जुडिशियल टाइम वेस्ट करता है और हमारे ऑलरेडी ओवरबर्डन कोर्ट्स पर अननेसेसरी प्रेशर डालता है। Let's zoom out a bit. Section 5, Analytical Observation. चाहे एविडेंस फैब्रिकेट करना हो, क्लाइंट को मिसलीड करना हो या कोर्ट प्रोसेस को अब्यूज करना हो, इन सब में कुछ बेसिक चीजें परफेक्टली कॉमन है। पहला, लीगल नॉलेज और प्रोसीजरल पावर का ब्लेटेंट मिसयूज। दूसरा, इन सारे एक्शंस में लॉयर अपना पर्सनल गेन जस्टिस से ऊपर रखता है। और तीसरा, इन सबके रिजल्ट से लीगल प्रोफेशन के कोर एथिकल स्टैंडर्ड्स का कंप्लीट इरोजन हो जाता है। इट्स लाइक द होल सिस्टम रॉट्स फ्रॉम द इनसाइड। क्योंकि अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दिस थॉट: these practices convert the legal profession from an instrument of justice into a mechanism of manipulation, thereby weakening the rule of law and public confidence in the judiciary. एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है। सोचिए जरा, अगर लॉ एक मैकेनिज्म ऑफ मैनिपुलेशन बन गया तो आम आदमी का जुडिशरी से भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा, और जिस दिन वो कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, रूल ऑफ लॉ डेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फाइनली, गेट रेडी फॉर सेक्शन 6, क्विक रिविजन समरी। अपने स्क्रीनशॉट्स रेडी रखिए।
चलिए एक क्विक रैपिड रिकॉल करते हैं इन 6 मेन हेडिंग्स का। नंबर 1, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस, जहां डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट किए जाते हैं। नंबर 2, यूज ऑफ फॉल्स विटनेसेस, जहां झूठी गवाही दी जाती है। नंबर 3, डिलेइंग टैक्टिक्स, मतलब बिना किसी सॉलिड वजह के केस को लंबा खींचना। नंबर 4, मिसलीडिंग क्लाइंट्स, अपने ही क्लाइंट को धोखा देना। नंबर 5, कोलूजन, यानी अपोनेंट पार्टी से सीक्रेटली मिल जाना। और नंबर 6, अब्यूज ऑफ प्रोसेस, हरासमेंट के लिए फॉल्स केसेस फाइल करना। इन 6 पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए, आपका लॉन्ग आंसर परफेक्टली स्ट्रक्चर हो जाएगा। आज का एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं आप एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछिए। क्या हमारे करंट डिसिप्लिनरी लॉज जैसे एडवोकेट्स एक्ट इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस को सच में रोकने के लिए एक्चुअली काफ़ी हैं, या फिर हमारा लीगल सिस्टम खुद कहीं ना कहीं इन्हें एनेबल कर रहा है? रियली थिंक अबाउट इट। आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। आप एक मिनट के लिए सोचिए, अगर एक लॉयर खुद लॉ तोड़े तो उसे सज़ा कौन देगा? नॉर्मली हम लॉयर्स को एज अ डिफेंडर ऑफ द लॉ देखते हैं, राइट? फाइटिंग फॉर जस्टिस। पर क्या होगा जब एक एडवोकेट प्रोफेशनल रूल्स को ही ब्रेक कर दे? उसके ऊपर आखिर कौन सा लॉ अप्लाई होता है? आज हम इसी एग्जैक्ट सवाल का जवाब ढूंढेंगे। So, what happens when the defender of the law actually becomes the offender? आज के इस लेक्चर में हम डिकोड करने वाले हैं the exact legal consequences for professional deviance। और देखिए, ये टॉपिक आपके LLB, LLM और UGC नेट एग्जाम्स के लिए absolutely crucial है। एग्जाम में ना ये frequently पूछा जाता है कि लॉयर मिसकॉन्डक्ट को इंडियन लीगल फ्रेमवर्क हैंडल कैसे करता है। सो अपना पूरा ध्यान यहाँ रखिए और चलिए इस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस क्लासरूम सेशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे द डुअल फ्रेमवर्क से, फिर आएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवोकेट्स एक्ट का सेक्शन 35, उसके बाद BCI रूल्स, नए क्रिमिनल लॉज, BNS एंड BNS, और लास्ट में द मल्टी लेयर्ड अप्रोच। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अप, द डुअल फ्रेमवर्क। लीगल सिस्टम किसी भी लॉयर के मिसकंडक्ट को किस तरह से अप्रोच करता है, ये समझना हमारा सबसे पहला फाउंडेशनल स्टेप है। अब इसको ऐसे समझिए कि एक लीगल प्रोफेशनल की डिवियंस को ना 2 अलग लेंसेज से देखा जाता है। एक तरफ है आपका डिसिप्लिनरी लॉ, जो प्योरली एथिकल ब्रीचेस को यानी आपके प्रोफेशनल रेगुलेशन को एड्रेस करता है, और दूसरी तरफ है क्रिमिनल लॉ। ये तब पिक्चर में आता है जब कंडक्ट एक्चुअली लिमिट क्रॉस करके एक क्राइम बन जाता है। सिंपल इंग्लिश में कहें तो एक तरफ आपका प्रैक्टिस का लाइसेंस और एथिक्स चेक हो रहा है, और दूसरी तरफ आपकी सीधा क्रिमिनल लायबिलिटी देखी जा रही है। और हाँ, ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन पर, द एडवोकेट्स एक्ट एंड स्पेसिफिकली सेक्शन 35। अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि ये एक हाईली फ्रीक्वेंट एग्जाम टॉपिक है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनना। इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 ये प्राइमरी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो एडवोकेट्स के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की पनिशमेंट को डील करता है। याद रखिए, 1961 का ये एक्ट लॉयर्स को गवर्न करने वाला सबसे मेन कानून है इंडिया में। किसी भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जब बात आती है तो सबसे पहले इसी सेक्शन का ही यूज किया जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप एक मेमोरी ट्रिक से याद रखते हैं। स्टेप 1, कोई कंप्लेंट आती है या मिसकॉन्डक्ट नोटिस किया जाता है। स्टेप 2, स्टेट बार काउंसिल इस केस को रेफर करती है। कहाँ रेफर करती है? स्टेप 3, डिसिप्लिनरी कमिटी के पास, जो एक प्रॉपर फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्टेप 4, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होते हैं। नेचुरल जस्टिस का सिंपल सा मतलब है, भाई लॉयर को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी को सजा नहीं मिल सकती। एकदम फेयर प्रोसेस होना जरूरी है। So, the most crucial question here is, अगर एडवोकेट गिल्टी मिल गया तो पनिशमेंट्स क्या मिलेंगी? नेट और LLB के लिए ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35 3 मेन पनिशमेंट्स देता है सिवियरिटी के हिसाब से। पहला है रिप्रिमांड, यानी एक फॉर्मल वार्निंग दे दी गई, ये माइनर केसेस में चलता है। दूसरा थोड़ा सीरियस है, सस्पेंशन फ्रॉम प्रैक्टिस, ये एक टेम्पररी प्रोहिबिशन है जहां आप कुछ महीनों या सालों के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और तीसरा द मोस्ट एक्सट्रीम, रिमूवल फ्रॉम रोल, जिसको हम डिसबारमेंट भी कहते हैं। अगर बहुत ही ग्रेव और डिसऑनेस्ट मिसकंडक्ट है ना, तो लॉयर का नाम लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। यू कैन लिटरली कॉल इट अ प्रोफेशनल डेप्थ। पर आप सोचिए, लॉ मेकर्स ने ये सेक्शन 35 बनाया ही क्यों? इसका कोर ऑब्जेक्टिव है पब्लिक कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करना। देखिए, लोग कोर्ट इंसाफ मांगने आते हैं, अगर वहां के ऑफिसर्स ही करप्ट निकल गए तो सिस्टम से तो विश्वास ही उठ जाएगा, राइट? हमेशा याद रखिए, लीगल प्रोफेशन में एडवोकेसी एक प्रिविलेज है, ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है।
अगर आप एथिक्स तोड़ते हैं तो ये प्रिविलेज आपसे बिल्कुल छीना जा सकता है। Alright, let's transition to our third section, the Bar Council of India rules. Advocates Act के अंदर ही Bar Council of India ने कुछ specific rules frame किए हैं जो strictly professional ethics को define करते हैं। एक लॉयर की ना मेनली 3 बड़ी ड्यूटीज होती हैं। पहली, टुवर्ड्स द कोर्ट, लॉयर को कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन करनी है, सच बोलकर कोर्ट को असिस्ट करना है और कोई फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट नहीं करना। दूसरी, टुवर्ड्स द क्लाइंट, जिसमें आती है लॉयल्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी। इसे लॉ में फिड्यूशियरी नेचर का रिलेशनशिप कहते हैं। फिड्यूशियरी का मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी एकदम भरोसे का रिश्ता। अगर क्लाइंट ने आपको कोई सीक्रेट बताया है तो आपको उसे सेफ रखना ही होगा। और तीसरी ड्यूटी, टुवर्ड्स द अपोनेंट, भले ही आप ऑपोजिट साइड पर क्यों ना हो, फेयरनेस और कर्टेसी बहुत जरूरी है। आप कोई अनफेयर ट्रिक्स यूज नहीं कर सकते। इन्हीं ड्यूटीज का डायरेक्ट ब्रीच सीधा मिसकंडक्ट कहलाता है। नाउ लेट्स बिल्ड अ ब्रिज टू द क्रिमिनल लॉ साइड ऑफ थिंग्स। एक तरफ तो हमारे पास एडवोकेट्स एक्ट और बीसीआई रूल्स हैं जो एथिक्स और इम्प्रॉपर बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं, पर कभी कभी ना बिहेवियर एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर देता है। जब एक नॉर्मल एथिकल ब्रीच एक सीरियस क्राइम का रूप ले लेता है, तब एंट्री होती है हमारे नए क्रिमिनल स्टैट्यूट्स की, जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023। लेट्स सी कि वहां क्रिमिनल लाइबिलिटी कैसे काम करती है। Moving to Section 4, BNS and BNSS. ये जो हमारे मॉडर्न क्रिमिनल स्टैट्यूट्स हैं जो अभी 2023 में आए हैं, ये एक लॉयर के कंडक्ट को डायरेक्टली किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखिए, अगर एक लॉयर बीएनएस के अंडर आने वाले क्राइम्स करता है तो उसकी डायरेक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है, जैसे फॉल्स एविडेंस या पर्जरी का केस बन गया, मतलब झूठे डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट करना या विटनेस को पढ़ाना सिखाना। फिर आता है चीटिंग एंड फ्रॉड, अपने खुद के फाइनेंशियल गेन के लिए क्लाइंट को ही मिसगाइड कर दिया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मान लीजिए लॉयर अपने ओपोनेंट या क्रिमिनल्स के साथ मिलकर ही साजिश रच रहा है। और फोर्जरी, धोखा देने के लिए डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर करना। समझ रहे हैं, ये अब सिर्फ एथिक्स का ब्रीच नहीं रहा। इन बीएनएस ऑफेंसेस में डायरेक्ट इम्प्रिजनमेंट यानी जेल और फाइन्स दोनों हो सकते हैं, अलॉन्ग विद योर डिसिप्लिनरी एक्शंस। ये ना लॉयर्स के उस ट्रस्ट पर डायरेक्ट अटैक है जो कोर्ट की सच्चाई ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, प्रोसीजरल अब्यूजेस को रोकने के लिए हमारा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स देता है। इसमें कोर्ट्स के पास एक्चुअल पावर है कि वो फ्रिवलस यानी बेकार की एप्लीकेशंस को सीधा रिजेक्ट करें, जो फालतू के डिलेज होते हैं उनको रोकें और पर्जरी करने वालों पर कड़क सैंक्शंस लगाएं। ये प्रोविजन प्योरली ये इंश्योर करता है कि लॉ का जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो किसी की डिविएंस या गलत मकसद को पूरा करने का टूल ना बन जाए। Finally, we reach Section 5, the multi-layered approach. अब यहाँ मुझे आपका कंप्लीट अटेंशन चाहिए। ये जो आगे आने वाला पॉइंट है ना, ये आपकी यूजीसी नेट और एलएलएम एग्जाम्स के लिए एक अल्टीमेट क्विक रिवीजन टूल है। तो चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को टेबल के फॉर्मेट में परफेक्टली सिंथेसाइज करते हैं। देखिए, अगर रॉन्ग का टाइप एथिकल ब्रीच है तो आपका गवर्निंग लॉ होगा एडवोकेट्स एक्ट और बीसीआई रूल्स, और इसका कॉन्सिक्वेंस निकल कर आएगा डिसिप्लिनरी एक्शन। वही दूसरी तरफ अगर मैटर क्रिमिनल कंडक्ट का है तो गवर्निंग लॉ बन जाता है बीएनएस, और उसका कॉन्सिक्वेंस है प्रॉपर पनिशमेंट जैसे जेल या फाइन। और तीसरा, अगर कोर्ट में प्रोसीजरल अब्यूज हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वहां बीएनएस सैस सप्लाई होगा, जिससे कोर्ट सीधा अपने कंट्रोल्स और सैंक्शंस इंपोज करेगी। इस एक छोटे से ओवरव्यू में हमारा आज का पूरा टॉपिक परफेक्टली समराइज हो गया है। एग्जाम के लिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हो: एथिक्स, क्राइम एंड प्रोसीजर। लेक्चर के एंड में ये समझना जरूरी है कि इन सब प्रोविजंस की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। ये पूरा मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि लीगल प्रोफेशन की एक प्योरिटी मेंटेन रहे, ताकि कोर्ट्स में एक्चुअली फेयर ट्रायल हो और सच्चा जस्टिस डिलीवर हो सके। ये सब प्रोविजंस इनोसेंट लिटिजेंट्स को किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ये जुडिशरी में पब्लिक के उस कॉन्फिडेंस को प्रिजर्व करके रखता है। क्योंकि देखिए, लोग जस्टिस सिस्टम पर ट्रस्ट तभी करेंगे ना जब उसके ऑफिसर्स खुद अपने आप में लॉफुल होंगे। So to conclude, always remember this core principle. The combined operation of the Advocates Act, ethical rules, and criminal provisions ensures that professional deviance by lawyers is not only discouraged but effectively punished, thereby safeguarding the integrity of the justice system. एक बेहद ही कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाया गया है जो सोसाइटी और जस्टिस दोनों को प्रोटेक्ट करता है। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल और हाईली टेस्टेबल टॉपिक की डीप एनालिसिस करने वाले हैं। टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल व्यू ऑन एडवोकेट डिसिप्लिन, और हम स्पेसिफिकली लॉ कमीशन रिपोर्ट्स के लेंस से इसे समझेंगे।
देखिए, ये एक ऐसी एनालिसिस है जो सिर्फ आपकी बेसिक समझ ही नहीं, बल्कि आपके LLB, LLM और UGC नेट के स्कोर्स को डायरेक्टली बूस्ट करेगी। तो पूरी एनर्जी और फुल फोकस के साथ इस लेक्चर को फॉलो कीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी पैक्ड विद वैल्यू। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे विद एन इंट्रोडक्शन टू डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स, उसके बाद वील डीकोड द लॉ कमीशन रिपोर्ट्स, डाइव इनटू एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, और फिर जुडिशियल सपोर्ट एंड केस लॉ देखेंगे। लास्ट में मैं आपको एक सॉलिड एग्जाम राइटिंग स्ट्रैटेजी दूंगा, फॉलोड बाय अ क्विक रिविजन समरी। सो लेट्स जंप राइट इनटू सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स, और समझते हैं कि आखिर कोर प्रॉब्लम है क्या। एक सिंपल प्रैक्टिकल सवाल सोचिए, लॉयर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स रियल वर्ल्ड में अक्सर फेल क्यों हो जाती हैं? क्या आपको पता है कि हजारों कंप्लेंट्स बार काउंसिल्स के पास लिटरली बरसों तक धूल खाती रहती हैं? ये एक मैसिव सिस्टम फेलियर है। इस कोर प्रॉब्लम को डीपली समझने के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स को देखना होगा। बेसिकली ये वो फॉर्मल फ्रेमवर्क है जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है लॉयर कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। और इस पूरे फ्रेमवर्क की प्राइमरी गाइडिंग फोर्स, या आप कह लीजिए प्रोपाउंडर, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रही है, जिसने टाइम टू टाइम इसे हेविली क्रिटिक और शेप किया है ताकि स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स एक्सप्लेन्ड। यहाँ हम इसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रो टिप देता हूँ। अगर आपको अपने पेपर्स में टॉप मार्क्स चाहिए तो इन रिपोर्ट्स के नंबर्स और उनके स्पेसिफिक ईयर्स याद रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एग्जामिनर्स को एग्जैक्ट हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स देखकर ही पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन सॉलिड है। आपके दिमाग में ये 3 डिस्टिंक्ट एराज एकदम चंक हो जाने चाहिए। सबसे पहले 1988 में आई 131st रिपोर्ट फोकसिंग ऑन स्पीडी डिस्पोजल, फिर 2002 में 184th रिपोर्ट आई फॉर एथिकल ट्रेनिंग, और फाइनली 2017 में 266 रिपोर्ट जिसने मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया। इस क्रोनोलॉजी को आप अपने माइंड में परमानेंटली लॉक कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले 1988 की 13th रिपोर्ट को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये था कि डिले इन प्रोसीडिंग्स इज एब्सोल्युटली फेटल। खुद सोचिए, अगर किसी लॉयर को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए सजा मिलने में सालों लग जाएं तो उस पनिशमेंट का डिटेरेंस इफेक्ट तो वैसे ही जीरो हो जाता है, राइट? डिलेड पनिशमेंट से अल्टीमेटली हमारा पूरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ही सफर करता है। इसीलिए इस रिपोर्ट ने टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स और प्रोसीजरल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी। इनफैक्ट लॉ कमीशन क्लियरली स्टेट करती है कि डिले इन डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एडवोकेट्स वीकन्स द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एंड रिड्यूसेस डिटरेंस। ये एक एग्जैक्ट एग्जाम रेडी साइटेशन है। मैं लिटरली चाहता हूं कि आप इसे वर्ड फॉर वर्ड मेमोराइज कर लें और अपने आंसर्स में डेफिनेटली इंक्लूड करें। ट्रस्ट मी, जब आप अपने आंसर शीट में ऐसी कोट्स लिखते हैं, द एग्जामिनर इंस्टेंटली नोज यू मीन बिजनेस। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टू द 2017 266th रिपोर्ट। देखिए, सिस्टम में एक बहुत बड़ा इशू ये बन गया था कि बार काउंसिल्स टाइमली और प्रॉम्प्ट एक्शन लेने में फेल हो रहे थे। तो इस डिले और इनएक्शन को ठीक करने के लिए इस 2017 रिपोर्ट ने स्ट्रांगली रेकमेंड किया कि और ज्यादा इफेक्टिव डिसिप्लिनरी कमिटीज बनाई जाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म लाया जाए। बार काउंसिल्स का काम उनके खुद के इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से ओवरसी होना बहुत जरूरी हो गया था टू इंश्योर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। लेट्स ट्रांजिशन टू सेक्शन 3, एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, और समझते हैं द रूट कॉज बिहाइंड दीज इश्यूज। वेल, प्रोसीजरल डिलेज और इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट तो पिक्चर का बस एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की असली रूट कॉज पता है क्या है? इट्स अ सिवियर लैक ऑफ प्रैक्टिकल एथिकल ट्रेनिंग इन आवर लीगल एजुकेशन सिस्टम। अगर हम लॉ कमीशन की 2002 की 184th रिपोर्ट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 2008 रूल्स के साथ डायरेक्टली कंपेयर करें तो एक मेजर शिफ्ट दिखता है। कमीशन ने एक थ्योरी दी कि लीगल एथिक्स को कंपलसरी बनाइए और क्लिनिकल एजुकेशन को इम्प्रूव कीजिए, और गेस व्हाट, BCI रूल्स ने एग्जैक्टली उसको प्रैक्टिस में अप्लाई कर दिया बाय मेकिंग प्रोफेशनल एथिक्स अ मैंडेटरी सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दिस परफेक्टली शोज हाउ academic theory translated into a binding regulation. Now for the most important part of any law exam, Section 4, Judicial Support and Case Law featuring a landmark precedent. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लॉ एग्जाम का कोई भी आंसर बिना लैंडमार्क जुडिशियल प्रेसिडेंट के बिल्कुल अधूरा होता है। आपको अपने थियोरेटिकल पॉइंट्स को किसी रियल वर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से बैकअप करना ही पड़ता है, और यहाँ एंट्री होती है इस आइकॉनिक लैंडमार्क केस की, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MV दाभोलकर।
ये एक ऐसी स्टोरी है जो इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी की सबसे बड़ी एंकर बन गई। जब बात लीगल प्रोफेशन के एथिक्स की आई तो द सुप्रीम कोर्ट हैड टू स्टेप इन जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन कि देखिए, डिसिप्लिनरी कमिटीज कोई मजाक नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व किया कि बार काउंसिल्स मस्ट एक्ट इफेक्टिवली इन डिसिप्लिनरी मैटर्स टू मेंटेन द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। मैं आपको एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि अपने एग्जाम बुकलेट्स में इन एग्जैक्ट वर्ड्स को जरूर हाईलाइट कीजिए, प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। ये सिंगल फ्रेज प्रूफ करता है कि इंस्टीट्यूशन की हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किताबी रूल्स बनाना नहीं है, बल्कि इस नोबल प्रोफेशन की डिग्निटी को बचाना है। Alright, now for Section 5, Exam Writing Strategy. Let's talk about structuring the perfect answer. As your exam coach today, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सारी scattered information को एक highly structured और maximum marks fetch करने वाले आंसर में कैसे convert करना है। Examiners को अच्छा content और logical structure दोनों चाहिए होते हैं, तो अपने आंसर पेपर में इस exact sequence को follow कीजिए। Step 1, सबसे पहले डिलेज और वीक एनफोर्समेंट को पॉइंट आउट करने के लिए 131st और 266th रिपोर्ट्स को साइट करें। स्टेप 2, उसके बाद एथिकल ट्रेनिंग की अहमियत समझाने के लिए 184वां रिपोर्ट और BCI रूल्स का स्मूथ ट्रांजिशन दिखाएं। और फाइनली स्टेप 3, अपने एकेडमिक आर्ग्यूमेंट को दाभोलकर केस के स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सपोर्ट के साथ परफेक्टली कंक्लूड करें। आई प्रॉमिस यू, ये एक लिटरली अनबीटेबल एकेडमिक फ्लो है। और आप get your pens ready because it is time for the ultimate high scoring bonus line. मैं आपको एक ऐसी specific, highly authoritative sentence देने वाला हूँ जो पढ़ते ही UGC NET और University Examiners तुरंत impress हो जाएंगे। Listen to this very carefully. Authoritative reports of the Law Commission of India consistently reveal that delays, weak enforcement, and lack of ethical training are key institutional factors contributing to professional deviance among lawyers. अगर आप एग्जाम में ये एग्जैक्ट लाइन लिखते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के हैं। आई रिपीट, एक्स्ट्रा मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। ये सिंगल लाइन एग्जामिनर को बता देती है कि आपने सारी लॉ कमीशन रिपोर्ट्स का एसेंस, डिलेज की प्रॉब्लम और एथिकल ट्रेनिंग की कमी को प्रॉपर्ली एक जगह सिंथेसाइज कर लिया है। Section 6, Quick Revision Summary. Let's lock in those final takeaways. अभी तक हमने जो भी इन डेप्थ डिस्कस किया है, चलिए उसे एक रैपिड फायर स्टाइल में क्विकली रिवाइज करते हैं ताकि ये सारे क्रिटिकल एग्जाम कॉन्सेप्ट्स आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली लॉक हो जाएं। मेरे साथ मेंटली रिकॉल कीजिए। 1988 की 131st रिपोर्ट का मेन फोकस क्या था? टाइम बाउंड डिस्पोजल। करेक्ट। 2002 की 184th रिपोर्ट थी फॉर कंपल्सरी एथिकल ट्रेनिंग। 2017 की 266th रिपोर्ट आई टू पुश फॉर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। और आखिर में दाभोलकर केस ने परमानेंटली क्या एस्टैब्लिश किया? द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। ये पॉइंट्स बेसिकली आपका पूरा फ्रेमवर्क एक बार में समराइज कर देते हैं। तो आर यू रेडी टू कॉन्फिडेंटली अप्लाई दीज एग्जैक्ट अथॉरिटीज, हिस्टोरिकल ईयर्स और क्रिटिकल कीवर्ड्स इन योर अपकमिंग लॉ एग्जाम्स? आई एम श्योर यू आर। बट बिफोर यू गो, आस्क योरसेल्फ वन फाइनल क्वेश्चन। क्या मिसकंडक्ट रोकने के लिए सिर्फ नए रूल्स और कमिटीज काफ़ी हैं, या हमें लीगल प्रोफेशन के फंडामेंटल मॉरल फैब्रिक को ही कंप्लीटली री-इंजीनियर करने की ज़रूरत है? सोचिए इस बारे में। कीप रिवाइजिंग दिस स्ट्रक्चर। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक एब्सोल्युटली क्रूशियल टॉपिक ब्रेक डाउन करने वाले हैं, कॉजेज ऑफ प्रोफेशनल डिविएंस। अगर आप LLB, LLM या UGC नेट लॉ टारगेट कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये टॉपिक आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस और प्रोफेशनल एथिक्स सिलेबस का एक कोर पिलर है। सो ग्रैब योर पेन्स, क्योंकि आज हम इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। ये रहा हमारा क्विक रोड मैप। इंट्रो से शुरू करके हम कमर्शियलाइजेशन, सिस्टमिक डिलेज और कंपटीशन जैसे मेन कॉजेज को एनालाइज करेंगे, फिर एक सॉलिड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और एंड में एक क्विक रिवीजन टेबल भी देखेंगे ताकि ये टॉपिक टोटली एग्जाम रेडी हो जाए। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो पार्ट 1, इंट्रो टू प्रोफेशनल डिविएंस। आखिर इसका फाउंडेशनल मीनिंग क्या है? जब हम प्रोफेशनल डिविएंस बोलते हैं तो एग्जैक्टली किस चीज़ की बात हो रही है? यू सी, लीगली स्पीकिंग, प्रोफेशनल डिविएंस सिर्फ एक अकेले लॉयर का आइसोलेटेड मिसकंडक्ट नहीं है। अगर हम डीपली सोचें तो डिविएंस हवा में थोड़ी ना होती है। इट डजंट हैपन इन अ वैक्यूम। इसके पीछे डीप स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल रूट्स होते हैं। बेसिकली सिस्टम के अंदर के फ्लॉज ही लॉयर्स को गलत रास्ते पर पुश करते हैं। Which brings us to the very first major cause, commercialization of legal practice. यानी लॉ का एक नोबल सर्विस से कंप्लीटली एक बिजनेस में बदल जाना। अब जरा इस शिफ्ट को कंसेप्चुअली ऑब्जर्व कीजिए। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ट्रेडिशनल व्यू क्या था?
लॉ एक हाईली नोबल प्रोफेशन था, राइट? एक लॉयर का मेन गोल जस्टिस दिलाना और सोसाइटी को सर्व करना होता था। बट कट टू मॉडर्न रियलिटी, ये फील्ड अब एक प्योर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन चुका है। प्राइमरी फोकस जस्टिस नहीं रहा, इट्स ऑल अबाउट रेवेन्यू जनरेशन नाउ। और जब माइंडसेट सिर्फ प्रॉफिट का हो तो नेचुरली जस्टिस साइडलाइन हो जाता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अनएथिकल तरीके से क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना, अनजस्टिफाइबली हैवी फीस चार्ज करना और केसेस जीतने के लिए अनफेयर टैक्टिक्स लगाना। आपको याद होगा एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 35 स्पेसिफिकली इन्हीं प्रैक्टिसेस को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर पीनलाइज करता है। मूविंग राइट अलोंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, सिस्टेमिक डिलेज एंड एनफोर्समेंट। यहां हम देखेंगे कि कैसे खुद सिस्टम के लूप होल्स इस डिविएंस को फ्यूल करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे कोर्ट्स में केसेस का कितना मैसिव बैकलॉग है ना? अब कुछ लॉयर्स डेलिबरेटली इस डिले को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो इंटेंशनली एंडलेस अजॉर्नमेंट्स मांगते हैं, प्रोसीजरल टैक्टिक्स यूज करते हैं, बस केस को लंबा खींचने के लिए ताकि उनका फाइनेंशियल मीटर ऑन रहे। सो हियर इज अ मेजर इनसाइट फॉर योर एग्जाम्स। सिस्टेमिक डिले सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक नहीं है, ये इनडायरेक्टली प्रोफेशनल डिविएंस को स्ट्रांगली प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि डिले से सिस्टम में गैप्स बनते हैं और इन्हीं गैप से मैनिपुलेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक तरफ डिले है तो दूसरी तरफ लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। रूल्स तो पेपर पे परफेक्टली एग्जिस्ट करते हैं, पर स्टेट बार काउंसिल्स और बीसीआई का इम्प्लीमेंटेशन अक्सर वीक रह जाता है। और अगर डिसिप्लिनरी एक्शन होता भी है तो इतना स्लो और लीनियंट होता है कि ऑनेस्टली लॉयर्स के अंदर से कॉन्सिक्वेंसेस का डर ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस पे एक बहुत ही फेमस क्रिमिनोलॉजिकल इंसाइट है, वेयर एनफोर्समेंट इज वीक, डिविएंस बिकम्स रूटीन। इसे डेफिनेटली नोट कर लीजिए। जब रूल तोड़ने पर इंस्टेंटली कोई बड़ी सजा नहीं मिलती तो वो मिसकंडक्ट एक नॉर्मल आम बात बन जाती है। प्रो टिप राइट हियर, डेफिनेटली हाईलाइट दिस एग्जैक्ट कोट इन योर एग्जाम पेपर्स। Okay, let's jump to the fourth main cause, greed and intense competition. आजकल लीगल मार्केट में इतने सारे लॉयर्स हो गए हैं कि कंपटीशन इज जस्ट ऑफ द चार्ट्स। इस एक्सट्रीम कंपटीशन और फाइनेंशियल प्रेशर या सिंपली कहूं तो लालच की वजह से बहुत से लॉयर्स डेंजरस शॉर्टकट्स लेने लगते हैं। जीतने की डेस्परेशन में क्या होता है? एविडेंस फैब्रिकेट किए जाते हैं, अपने ही क्लाइंट्स को मिसलीड किया जाता है और कभी कभी तो ओपोजिंग लॉयर्स के साथ कोल्यूजन यानी क्लियर मिली भगत हो जाती है। लैंडमार्क केसेस जैसे वीसी रंगादुराई वर्सेस डी गोपालन में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं प्रैक्टिसेस को हेवीली स्लैम किया था। टू सम इट अप सिंपली, जब बेसिक सर्वाइवल और ग्रीड आमने सामने होते हैं तो एथिक्स अक्सर पीछे छूट जाते हैं। इकोनॉमिक मोटिव्स लिटरली ओवरराइड एथिकल कंसिडरेशंस। पैसों का लालच प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को पूरी तरह से क्रश कर देता है। Alright, shifting gears now. Section 5, Analytical Conclusion. ये वो masterclass level segment है जो आपको top tier marks दिलाएगा. Let's synthesize what we've learned. यू सी एग्जामिनर्स एग्जैक्टली यही एनालिटिकल डेप्थ आपके आंसर्स में ढूंढते हैं। प्रोफेशनल डिविएंस को सिर्फ किसी एक लॉयर का इंडिविजुअल मॉरल फेलियर लेबल करके मत छोड़िए। ये बेसिकली एक मैसिव सिस्टेमिक इशू है। इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस और एक्सट्रीम इकोनॉमिक प्रेशर्स इस प्रॉब्लम को बड़ा करते हैं। कई बार स्कॉलर्स पॉइंट आउट करते हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज जैसे बीसीआई अपनी ही फ्रेटर्निटी को बचाने लगती हैं, विच कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो अगर इशू सिस्टेमिक है तो नेचुरली सोल्यूशन को भी सिस्टेमिक होना ही पड़ेगा। इस लूप को ब्रेक करने के लिए 3 लॉजिकल स्टेप्स चाहिए। नंबर 1, एडवोकेट्स एक्ट के अंदर मेजर लीगल रिफॉर्म्स लाना। नंबर 2, बार काउंसिल्स के थ्रू उन रूल्स का स्ट्रिक्ट नो नॉनसेंस एनफोर्समेंट। और नंबर 3, जो सबसे क्रूशियल है, आप जैसे फ्यूचर लॉयर्स के लिए अर्ली ऑन एक स्ट्रॉन्ग एथिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना। और अपने सब्जेक्टिव आंसर्स को पावरफुली रैप अप करने के लिए आई वांट यू टू मेमोराइज दिस एग्जैक्ट हाई स्कोरिंग लाइन. Professional deviance among lawyers reflects a deeper structural imbalance in the legal system where weak enforcement, economic pressures, and institutional delays collectively erode ethical standards and the rule of law. ये एक absolute perfect closing note है आपके long answers के लिए. Finally, we are at our last section, quick revision summary. मैं strongly suggest करूंगा कि आप इस revision table का एक mental screenshot ले लीजिए या फिर pause करके proper notes बना लीजिए. ये रहा आपका अल्टीमेट एग्जाम ब्लूप्रिंट. इस मैपिंग को बस दिमाग में बिठा लीजिए एंड यूर सॉर्टेड. कमर्शियलाइजेशन का की कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मेकिंग ओवर जस्टिस. जुडिशियल डिले डायरेक्टली लिंक्स टू एक्सप्लॉयटेशन वाया अजॉर्नमेंट्स. वीक एनफोर्समेंट लीड करता है नॉर्मलाइज्ड मिसकंडक्ट को, और ग्रीड एंड कॉम्पिटिशन का डायरेक्ट नतीजा है फैब्रिकेशन और कोलूजन. एग्जाम की सुबह बस इस पर एक नज़र डाल लेना एंड यूर गुड टू गो.
So, that brings us to the end. For more such law lectures, subscribe to Ganga Education. जाते जाते आप सभी के लिए एक थॉट। सिस्टम चाहे कितना भी फ्लॉड क्यों ना हो, एक ट्रूली ग्रेट लॉयर वही है जो प्रेशर में भी अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देता। तो सोचिए ज़रूर, क्या आप वो एथिकल लॉयर बनेंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक तोड़ने वाले हैं, इम्पैक्ट ऑफ प्रोफेशनल डिविएंस ऑफ लॉयर्स ऑन सोसाइटी। ये LLB, LLM और स्पेशली UGC नेट लॉ के लिए एक हाई वेटेज एरिया है। एक लॉयर का कंडक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से गवर्न होता है, और जब वहां से डिविएशन यानी डिविएंस आती है ना, तो पूरा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हिल जाता है। सो लेट्स डाइव राइट इन और समझते हैं इसका असली इम्पैक्ट। आज का हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। फर्स्ट, प्रोफेशनल डिविएंस। सेकंड, वीकनिंग द रूल ऑफ लॉ। थर्ड, जस्टिस डिलेड इज डिनाइड। फोर्थ, पब्लिक ट्रस्ट एंड करप्शन। फिफ्थ, हम द विशियस साइकिल देखेंगे। और फाइनली, एक क्विक एग्जाम रिविजन। So, Section 1, Professional Deviance, Meaning and Impact. तो ये प्रोफेशनल डिविएंस एक्चुअली है क्या? सिंपली पुट, ये लॉयर्स का वो मिसकंडक्ट है जो डायरेक्टली हमारे रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और पूरे जस्टिस सिस्टम को अंडरमाइन करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप इसको सीधे एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 35 से कनेक्ट कर सकते हैं एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखिए, लॉयर्स जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पिलर होते हैं। अगर ये फाउंडेशन ही वीक पड़ जाए तो पूरी बिल्डिंग का गिरना तय है। ये सिर्फ एक केस जीतने या हारने की बात नहीं होती। अनएथिकल प्रैक्टिसेस लिटरली पूरे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को चैलेंज करती हैं। Moving to Section 2, Weakening Rule of Law, System Distortion. अब देखिए, रियल वर्ल्ड में ये होता कैसे है। रूल ऑफ लॉ कहता है लॉ सबके लिए इक्वल है और ट्रूथ पर बेस्ड है, बट डिविएंस इस सिस्टम को डिस्टॉर्ट कैसे करती है? एग्जाम के लिए 3 मेन तरीके याद रखिए। पहला, फैब्रिकेटिंग एविडेंस यानी झूठे सबूत बनाना। दूसरा, मिसलीडिंग कोर्ट्स को गलत फैक्ट्स देकर गुमराह करना। और तीसरा, अब्यूजिंग लीगल प्रोसीजर्स यानी लीगल लूप होल्स का गलत फायदा उठाना। आपको पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति का लैंडमार्क केस याद होगा ना? कोर्ट ने वहां स्ट्रिक्टली क्लियर किया था कि एक लॉयर की ड्यूटी सिर्फ अपने क्लाइंट की तरफ नहीं होती, बल्कि कोर्ट की तरफ भी उतनी ही होती है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है, द एंटायर सिस्टम बिकम्स कंप्लीटली अनरिलायबल। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है? जस्टिस बिकम्स डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लुएंस एंड टैक्टिक्स रादर देन मेरिट। जब एक लॉयर मैनिपुलेशन का सहारा लेता है, तो कोर्ट का फैसला इस बात पर बेस नहीं होता कि सच क्या है, बल्कि इस बात पर होता है कि किसका लॉयर कितने स्मार्ट तरीके से सिस्टम को घुमा सकता है। ये सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पर एक मेजर अटैक है। Now, Section 3, Justice Delayed. Delay equals denial. आप सबने अपने फर्स्ट ईयर लॉ क्लासेस में ये मैक्सिम जरूर सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज इफेक्टिवली डिनाइड जस्टिस, राइट? प्रोफेशनल डिविएंस में लॉयर्स का एक सबसे बड़ा हथियार होता है डिलेटरी टैक्टिक्स, यानी केस को फालतू में लंबा खींचना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि स्पीडी जस्टिस एक्चुअली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर एक फंडामेंटल राइट है। बिना सॉलिड रीजन के एडजर्नमेंट्स मांगना इस राइट का डायरेक्ट वायलेशन है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में स्ट्राइक्स और डिलेज को लेकर बहुत क्लियरली पॉइंट आउट किया था। इन डिलेज के प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस सच में बहुत हार्श होते हैं। फर्स्ट ऑफ, विक्टिम्स को टाइम पर रिलीफ ही नहीं मिलता। अक्यूज्ड भी सालों तक एक अनसर्टनिटी में फेस रहते हैं। कोर्ट्स का केस बैकलॉग तो लिटरली माउंटेन्स जैसा बढ़ता जाता है। और सबसे क्रिटिकल बात, टाइम के साथ फिजिकल एविडेंस वीक पड़ जाता है और विटनेसेस या तो डिटेल्स भूल जाते हैं या पर कोर्ट आने के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। तो प्रैक्टिकली जो जस्टिस सालों बाद मिलता भी है, दैट इज बेसिकली नो जस्टिस एट ऑल। Okay, Section 4, Trust and Corruption, Loss of Confidence. ये डिविएंस पब्लिक ट्रस्ट को बुरी तरह डिस्ट्रॉय करता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल, लेकिन जब डिविएंस सोसाइटी में कॉमन हो जाती है, कोर्ट्स को इनएफिशिएंट या करप्ट मान लिया जाता है। पब्लिक देखती है कि आउटकम्स बेसिकली अनफेयर हैं। लेकिन सोचिए, लॉयर्स आखिर ये सब करते क्यों हैं? एक्चुअली इंटेंस कॉम्पिटिशन, एक्सट्रीम सिस्टेमिक प्रेशर और क्लाइंट्स की एग्रेसिव डिमांड्स कभी कभी उन्हें इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तरफ पुश कर देती हैं। रिजल्ट क्या होता है? सिटीजन्स कोर्ट्स आना और लीगल रेमेडीज अवॉइड करने लगते हैं और ऑल्टरनेटिव या कंप्लीटली इलीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे लोकल माफियाज की तरफ मुड़ जाते हैं। ये किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और इस गिरते पब्लिक ट्रस्ट के साथ साथ प्रोफेशनल डिविएंस करप्शन को सीधा फ्यूल करती है। ब्राइबरी, कलूजन और क्लाइंट्स का फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन एकदम नॉर्मल बन जाते हैं। कई बार लॉयर्स बेसिकली इंटरमीडियरीज यानी करप्ट सिस्टम के बिचौलिए बन जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब सिर्फ कोर्टरूम्स तक लिमिटेड नहीं रहता।
ये करप्शन धीरे धीरे लॉ एनफोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में एक वायरस की तरह स्प्रेड हो जाता है। अनएथिकल बिहेवियर पूरी सिस्टम में नॉर्मलाइज हो जाता है। Which brings us to Section 5, the vicious cycle, interconnected impacts. अब ये ब्रिलियंटली दिखाता है इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ को। ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स अलग अलग नहीं है, ये एक डीपली इंटरकनेक्टेड लूप है। देखिए, जब लॉयर मैनिपुलेट करता है तो स्टेप 1 रूल ऑफ लॉ वीक होता है। ये वीकनेस स्टेप 2 करप्शन को और इनकरेज करती है। फिर करप्शन और मैनिपुलेशन मिलकर स्टेप 3 जस्टिस को प्रैक्टिकली डिले करते हैं। और जब जस्टिस डिले होती है तो नेचुरली स्टेप 4 पब्लिक ट्रस्ट और रिड्यूस हो जाता है, जिससे सिस्टम वापस से और कमजोर बन जाता है। ये बेसिकली एक एंडलेस डाउनवर्ड स्पाइरल है। एज अ लॉ स्टूडेंट एग्जाम में इस साइकिल को जरूर हाईलाइट करिएगा, यह आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। Finally, Section 6, Exam Revision, Summary and Key Points. ओके, अपने पेन्स रेडी रखिए। प्रोफेशनल डिविएंस के इम्पैक्ट पर अगर डिटेल क्वेश्चन आए तो ये 4 पॉइंट्स आपकी आंसर शीट में होने ही चाहिए। नंबर 1, वीकन्स रूल ऑफ लॉ। इसका कीवर्ड है मैनिपुलेट्स ट्रूथ एंड मेरिट। नंबर 2, डिलेज जस्टिस। कीवर्ड याद रखिए, डिलेटोरी टैक्टिक्स एंड एडजर्नमेंट्स। नंबर 3, डिस्ट्रॉयज पब्लिक ट्रस्ट। यहाँ राइज ऑफ इलीगल ऑल्टरनेटिव जरूर लिखिएगा। और नंबर 4, ब्रीड्स करप्शन, फोकसिंग ऑन ब्राइबरी एंड कल्यूजन। साथ ही एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 35 और आर्टिकल 21 को साइट करना मत भूलना। अगर आपने इन 4 पिलर्स को एग्जाम में प्रॉपर्ली एक्सपैंड कर दिया, योर आंसर विल बी एकेडमिकली रॉक सॉलिड। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम इस फाइनल थॉट के साथ एंड करते हैं, जो आपके ऐसे का कंक्लूजन भी बन सकता है। प्रोफेशनल डिविएंस पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू द एंटायर लीगल सिस्टम। ये सिर्फ एक केस जीतने या हारने का मैटर नहीं है, ये हमारे पूरे जस्टिस इकोसिस्टम के सर्वाइवल की बात है। सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक अबाउट। Will you be the legal professional who falls into this vicious cycle, or the one who stands firm to break it? As future lawyers, the choice will be entirely yours. For more such law lectures, subscribe to Ganga Education. Today we're diving into something really foundational for Indian jurisprudence. We're unpacking the 131st report of the Law Commission of India, which, by the way, was published way back in 1988. And look, this isn't just about boring procedural tweaks. Not at all. It's actually a super hard look at the systemic issues within the legal profession itself and its role in delivering justice. So, if you've ever found yourself wondering why court cases seem to take literal decades, or why legal fees can be just astronomically high, and how we can actually structurally reform the whole system, well, you are exactly in the right place. Let's get into it. Okay, let's just quickly look at our roadmap for today so we know where we're headed. We'll kick things off with a British legal legacy, then look at what they call a fall from grace. After that, we'll examine the cost of strikes, tackle the structural issues of monopoly and high fees, and finally wrap up with a roadmap to reform. All right, starting off with Section 1, the British legal legacy. You know, to really understand the Indian legal profession today, we absolutely have to look at the adversarial system we imported from the UK. The Law Commission actually sets the stage with this incredibly provocative quote from George Bernard Shaw. He says all professions are conspiracies against the laity. Wow, right? It perfectly captures the core tension we're going to be exploring today, that friction between a highly specialized, tightly organized legal profession on one side and the everyday citizens, the laity, us, who completely rely on them for justice on the other. So the modern Indian legal structure didn't just appear out of nowhere. It's a direct evolution of some very specific colonial milestones. Back in 1774, a royal charter empowered courts to formally admit advocates. Fast forward to 1866, the Punjab Chief Courts Act started regulating native pleaders. And then, between 1880 and 1919, high courts were established all across India, which effectively unified the bar. This whole British adversarial system, where, a judge basically acts as a passive umpire while opposing lawyers just battle it out, made having legal representation absolutely indispensable. You literally couldn't navigate it without them. Which brings us to Section 2, a fall from grace. Now, if lawyers were so indispensable back during the colonial era, how exactly are they viewed today? Historically, especially during the independence movement, lawyers were absolutely venerated. I mean, we're talking about giants like Gandhi, Nehru, and Patel, leaders who sacrificed incredibly lucrative practices to become freedom fighters. They were the true leaders of society. But the Law Commission highlights a pretty harsh modern critique. Today, lawyers are sometimes viewed as mere dispute brokers or kajia dalals. They're often accused of actually encouraging litigation just to maximize profits rather than, efficiently resolving disputes. It's quite a shift, isn't it? Moving on to Section 3, the cost of strikes. Perhaps the most glaring visible symptom of this modern disconnect is the recurring phenomenon of lawyer strikes.
The Law Commission poses a really tough question here. Do strikes by lawyers strengthen the administration of justice, or do they completely paralyze it? Now, professional bodies will often defend strikes, saying they're a necessary tool of protest. But we have to ask ourselves about the everyday consumer of justice. The impact on them is just, well, it's profound. Let's look at the hard data. These are the exact case backlog figures during a lawyer strike in early 1988. On December 31, 1987, the Supreme Court had 175,748 pending cases. Just 6 months later, that number surged to 185,950. The Delhi High Court saw a really similar jump, going from just over 77,000 to nearly 83,000 cases in that exact same window. So, the absolutely crucial takeaway here is the difference. 10,202. That is the exact number of additional cases added to the Supreme Court backlog in a mere 6 months, and it's directly attributable to those strikes. The report neutrally lays out this data just to show the tangible, real-world harm done to litigants who simply could not get their cases heard. It's basically justice delayed on a massive scale. Let's get into Section 4, Monopolies and High Fees. You might be wondering, how does a system persist where backlogs are literally exploding, yet the profession remains seemingly insulated from the fallout? Well, the Law Commission points the finger at an absolute monopoly, anchored by a concept known as peers' justice. Basically, the Advocates Act of 1961 established that disciplinary jurisdiction over lawyers rests with bar counsels. And who makes up those counsels? Other lawyers, their own peers. Direct oversight by high court judges was actually removed, which means the profession is almost entirely self-regulated. As you can imagine, the report highlights some massive institutional frustration with this setup. They cite a voluntary organization that put it quite bluntly, saying that such complaints are at present evaluated and decided by the professional brothers of the accused is by itself ironic and strange. And yeah, it kind of is. The overwhelming public perception is that peers' justice seriously lacks transparency for the everyday litigant who feels wronged. This self-regulation is really the bedrock of a monopoly. Just think about the characteristics here. Lawyers regulate their own admission, they have the exclusive statutory right to plead in court, they enjoy completely unregulated market-driven fee structures, and they are totally protected from external competition. While this obviously protects the legal practice itself, it leaves economically disadvantaged litigants incredibly vulnerable. It's a real systemic imbalance. Okay, finally, Section 5, Roadmap to Reform. Thankfully, the Commission's report isn't just about pointing fingers and identifying problems. It actually offers a solid roadmap, grounded right in the Indian Constitution. Specifically, it points us to Article 39A, which is a directive principle of state policy. This mandate is huge. It promises that the legal system must promote justice on the basis of equal opportunity, ensuring that absolutely no citizen is denied justice just because of economic disabilities. It's a powerful constitutional promise. So, to combat those massive court delays, the report suggests 3 major procedural steps for lawyers to adopt. First, limit the number of witnesses examined to avoid all that repetitive testimony. Second, restrict cross-examination to specific, pointed inquiries. Basically, no more fishing expeditions. And third, mandate written submissions to drastically cut down the hours and hours spent on oral arguments. Just streamline the whole thing. Now, on the financial side, the recommendations are just as bold. They suggest implementing standardized fee schedules with clear floor and ceiling rates. Even more radically, they propose creating public sector legal clinics. Think of them almost like public hospitals, where the indigent can receive free legal services directly from the organized profession. Finally, they urge a massive cultural shift, a culture of arbitrate, don't litigate. Basically, try to settle things outside of the courtroom whenever possible. To tackle that monopoly of peers' justice we talked about earlier, the Commission recommends some absolutely crucial accountability reforms. They suggest restoring the High Court's suo motu power so judges can independently review disciplinary decisions made by bar counsels. But the most fascinating idea here is the call for social audits. The legal profession wouldn't just be audited by peers anymore. Instead, they'd be audited by a board that actually includes retired judges and, crucially, everyday consumers of justice. So, it all boils down to this final, really thought-provoking question. Can a monopoly truly audit itself? Or is social accountability the absolute only way forward? The 131st Law Commission report makes an incredibly compelling case that for the legal profession to actually serve the public effectively, it simply has to open its doors to external accountability.
Thanks so much for joining me on this explainer. I really hope this deep dive leaves you curious to explore even more about how our legal systems can be structurally improved. See you next time. इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।